के साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना को हराने के लिए सीएम गहलोत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की सटीक रणनीति की वजह से कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मिलने लगी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित इलाकों में टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, कोरोना एपिक सेंटर के हाई रिस्क ग्रुप पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए बीमा योजना के आंकड़ों के जरिए बुजुर्गों की लिस्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया। साथ ही स्टूडेंट्स और मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम किया गया। स्कूली छात्रों को प्रमोट कर ई कंटेंट तैयार किया गया है। छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में गहलोत सरकार किस तरह हर मोर्चे पर कामयाब हो रही है, इसे हर कोई जानना चाहता है। देश भर में राजस्थान के कुछ सिस्टम्स की तारीफ चल रही है। भीलवाड़ा मॉडल हर कोई जानना चाहता था। इसके अलावा किस तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन को किया गया है, ये भी हर कोई जानना चाहता है। किस तरह से सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। जिस तरह का मोर्टेलिटी रेट है या फिर कोरोना संक्रमण सामने आने की जो दर है, उसे जिस तरह से काबू में रखा गया है, वो बेहद प्रशंसनीय है। और कुछ राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन कर बातचीत की इस संबंध में, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है और उस वजह से सीएम उद्धव ठाकरे ये जानना चाहते थे कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंडर में किस तरह से राजस्थान में इस पर कंट्रोल रखा गया है, क्या है महामारी पर सरकार का, प्रदेश सरकार का, सीएम गहलोत का कंट्रोल मंत्र। और राजस्थान सरकार के कुछ चेहरे कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो तमाम सवाल क्या है आखिर सीएम का सक्सेस मंत्रा। इस बीच जो प्रयास युद्ध स्तर पर किए गए हैं, कुछ सुविधाएं लोगों के लिए सुलभ की गई हैं। कई जगहों पर फल सब्जी को घर तक पहुंचाया जा रहा है। स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा गया है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर सुभाष गर्ग, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले राज्य सरकार के जो अब तक के प्रयास रहे हैं, क्या रीजन रहा, वो क्या फैक्टर रहा कि वो इतने प्रभावी और कारगर साबित हुए? देखिए, ये प्रॉपर समय पर जो प्लानिंग की शुरुआत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, जैसे ही सूचना मिली 4 मार्च को जब पहला केस आया, उससे पहले ही मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से उन्होंने मीटिंगों का एक दौर शुरू कर दिया जी। और उस दौर के दौरान मैं खुद भी उपस्थित रहा, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लानिंग और मॉनिटरिंग प्लस क्या क्या जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में अगर ये संख्या बढ़ती है, हाँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं यही कारण रहा कि राजस्थान में आज भी जो मौतों की प्रतिशत की दर है वो काफी कम है। इसके अलावा जो बढ़ोतरी हो रही है अन्य राज्यों के मुकाबले, उसमें भी जो ग्रोथ रेट है काफी कम है। और तो मैं ये कह सकता हूं ये इस प्रकार की जो सोच शुरू से ही रखी, उसी की वजह से कारण ये रहा कि राजस्थान में हमारी स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। और सबसे अधिक हम जो है टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट बढ़ने की वजह से जो पॉजिटिव संख्या में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग, एक बात मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो है सैंपल्स लेना, दूसरा उसकी टेस्टिंग और तीसरा उसकी रिपोर्ट आ जाना। अभी इसकी जो गति है वो ठीक ठाक है और सरकार का खुद का लक्ष्य उसे और बढ़ाने का है।
तो सैंपलिंग से लेकर रिपोर्ट आने तक की दिशा में क्या कारगर कदम उठाए जाने हैं अभी? देखिए, हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपने देखा होगा कि लगभग 10,000 पर डे टेस्टिंग का लक्ष्य है और इसके लिए करीब 10 जगह टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। प्लस मैं बताना चाहूंगा 2 जो है मशीनें और खरीदी जा रही हैं, जहां जयपुर और जोधपुर में वो स्थापित की जाएंगी, जहां 1000 टेस्टिंग बढ़ जाएंगी। और भरतपुर में भी जो है टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के मुकाबले समय रहते हुए सारे जो उपाय किए और एक मॉनिटरिंग की, फॉलोअप किया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में स्थिति काफी हद तक संतोषजनक है। कितने टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है एक दिन में, आने वाले दिनों में सरकार ने? 10,000 पर डे। 10,000 पर डे। ठीक है सुभाष गर्ग जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। हरीश चौधरी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। हाल ही में एक आदेश निकला राज्य सरकार का कि यदि किसी गांव में बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के संबंधित पटवारी की होगी। जहां तक मेरी समझ है, एक पटवारी के अंडर में कई गांव आते हैं, इनकी संख्या दर्जनों तक हो सकती है। ऐसे में वह अकेला ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? पटवारी के अलावा वहाँ के जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं वो सब इस काम के लिए सहयोग कर रहे हैं। पर जो भी ये है नागरिक है जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी सूचना तमाम सरकारी कर्मचारी, जिसके अंदर शिक्षक भी लगे हुए हैं, पटवारी भी है, ग्राम सेवक भी है, वो तमाम सरकारी कर्मचारियों ने वो जानकारी एकत्रित कर ली है। और आने वाले समय में जैसे जैसे वो लोग उस गांव में आएंगे, उनकी तमाम सूचना, उसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है, एएनएम्स भी है, सभी लोग वो सूचना अपने जिला प्रशासन को देते लेंगे। नहीं, लेकिन एरिया के लिहाज से या पॉपुलेशन के लिहाज से ये ओवरबर्डन तो नहीं हो जाएगा? हालांकि ओवर एक्सरसाइज ये महामारी मांग रही है। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, कई अधिकारी तो पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन लेते हैं। अभी जिस तरह का भय या अफवाहों का माहौल है, लोग बाहर से आ रहे हैं, सरकार को ये अपील करनी पड़ी है कि अगर आ रहे हैं तो भाई उनके रहने खाने की व्यवस्था में आप भी सहयोग करें। ऐसे वक्त में फिर इन अधिकारियों की, पटवारियों की सुरक्षा का क्या? ये एक टीम वर्क है। पटवारी को इस कार्य के लिए दूसरे सरकारी कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे काम के लिए पटवारी भी उन लोगों के सहयोग कर रहे हैं। जहां तक पटवारी की सुरक्षा का सवाल है, पूरा राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो पटवारी स्तर के ऊपर है, तहसील में कर्मचारी हो, जिला कलेक्ट्रेट के अंदर है, वो तमाम जो कर्मचारी है इस समय इस महामारी के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेकर ही कार्य कर रहे हैं। और मैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कि मैं धन्यवाद के साधुवाद देना चाहता हूं कि इस महामारी के अंदर वो लगातार, आप जैसे कह रहे हैं कि ओवर टाइम जो कार्य है उसकी क्षमता से अधिक कार्य कर और इसके अंदर अपना योगदान कर रहे हैं। इसी में, इस ओवर टाइम में एक सीख भी है हरीश जी, जिस पर मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन अब भंवर सिंह भाटी जी को भी मैं शामिल करना चाहता हूं। भंवर सिंह भाटी जी, राजस्थान सरकार देश की उन राज्य सरकारों में अग्रणी रही है जिन्होंने स्कूली बच्चों को लेकर, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर कदम उठाने शुरू किए। आपने ग्रीष्म अवकाश घोषित किया, परीक्षाओं को स्थगित किया, जिनकी परीक्षाएं हो गई उन्हें नए सत्र के लिए, ये तमाम प्लानिंग किस तरह से की गई और किस तरह से चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हालात बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने परीक्षाएं प्रारंभिक तौर पर स्थगित कर दी थी। पूरे देश भर में स्थगित हुई, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले भी स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हमने 1.5 महीने का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया, 31 मई तक का। और उस दौरान हमने ये प्रयास किया कि हम हमारे जो विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उन विद्यार्थियों को हमारे शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन उनको जोड़ करके व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप बना करके, ई कंटेंट बना करके हमने पूरा प्रयास किया कि विद्यार्थी
लॉकडाउन के दौरान अपने घर पे रहते हुए भी अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा सहयोग ले सके। तो निश्चित रूप से जैसे ही सामान्य परिस्थितियां होगी तो आगे का भी हमने एक कार्यक्रम बनाया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि हमने राजस्थान में हमारे 3 जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के अनुसार हमने कई आगामी एक कार्य योजना बनाई है। उसमें हमने जून में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जून में स्थितियां ठीक रहती है तो हम परीक्षाएं जो हमारे फाइनल ईयर हैं, यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं आयोजित करवा सकें। और उसके अलावा भी क्रमबद्ध रूप से फिर हम आगामी चरणों में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, तो ये जो कॉलेजेस की परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन करवाएंगे या फिर जिस तरह से स्कूली छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रमोट किया वैसा ही कोई फॉर्मूला कॉलेज शिक्षा में आप लागू करेंगे या क्या रहेगा प्लान? देखिए, अभी प्रमोट करने का हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और आगे की जो परिस्थितियां रहेगी, विशेषकर अभी 2-3 पिछले कई दिनों से ऑनलाइन एग्जाम्स की बात भी चल रही है। तो हमने हमारे राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के हमारे सम्मानीय कुलपति गण को हमने एक पत्र लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं क्या करवाए जाना संभव हो पाएगा। तो उस संबंध में जैसे ही हमारा 3-4 दिन बाद हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर हम निर्णय भी कराएंगे कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की स्थिति, क्योंकि हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत प्रदेश है, यहाँ गांव के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तो उन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि जैसे आपने खुद माना ऑनलाइन को लेकर जिस तरह से राज्य की स्थितियां हैं वो कई जगहों के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ऐसे में स्कूली छात्रों के लिए जो कंटेंट है वो हर छात्र तक कैसे पहुंचे, इस और क्या प्रयास है? इस सवाल के साथ भंवर सिंह भाटी जी मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त सुभाष गर्ग जी मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, राज्य सरकारें चाहे किसी भी राज्य की हो वो ये जानती हैं कि हमारे स्टेट में क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की कमी है या नहीं, या हमारे यहाँ चिकित्सकीय सुविधाएं किस हद तक अच्छी हैं या ठीक हैं या जिसमें और बेहतर की गुंजाइश है। इस महामारी ने सबको वो चीज़ें याद दिला दी। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आने वाले समय में केंद्र और तमाम राज्य सरकारों का इस पर विशेष ध्यान होगा। जैसे अगर डॉक्टरों की कमी है तो उसे अब समय पर ही पूरा कर लिया जाए, कमी कभी होने ही न दी जाए। जैसी भी मुहिम है, जैसे आपकी निरोगी राजस्थान मुहिम है, उसे और आगे बढ़ाया जाए। केंद्र से किस तरह के सहयोग की उम्मीद आप पाले बैठे हैं? देखिए, बिल्कुल ये कोरोना जो वैश्विक महामारी है, ये सबसे बड़ी जो सीख हमको देके जाएगी वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में देगी और हमें एक मौका दे रही है ये कि हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। और उस रूप में निश्चित रूप से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से मांग की कि जहां तक टेस्टिंग किट्स हैं या पीपी किट्स हैं, जितने भी मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी केंद्र सरकार के माध्यम से राज्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में आपने देखा होगा जब अमेरिका जैसे देश, विश्व के अन्य विकसित देश मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में फेल हो गए, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे देश के सभी राज्य सीमित साधन होते हुए भी बराबर मेडिकल फैसिलिटीज दे दें। केवल गुजरात राज्य की जरूर मुझे चिंता है कि गुजरात अभी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को एक जो विशेष पैकेज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए देना चाहिए और जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अभी आपको। आज ही आपने देखा होगा कि जिस रैपिड टेस्टिंग किट की वैल्यू इंपोर्ट प्राइस 225 रुपए है और भारत सरकार उसकी रेट अप्रूव कर रही है 660 या 600 से अधिक। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में जो मास्क या 3 लेयर जिसको मैं भी पहने हुआ हूं अभी, इसका जो हमारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने रेट जो अप्रूव की हुई है 88 पैसा पर मास्क,
और भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने इसकी रेट अप्रूव करवाई है आईसीएमआर के थ्रू 10 से लेकर के 15 रुपए। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मास्क, इसमें जो प्रॉफिटियरिंग हो रहा है, जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है उससे अधिक पर सप्लाई कर रहे हैं सरकारों को, उनके खिलाफ जो है जांच बैठा करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, आपने खुद बोलते बोलते माना सुभाष गर्ग जी कि अमेरिका हुआ या इटली हुआ, वहां की चिकित्सकीय व्यवस्थाएं, चिकित्सकीय सुविधाएं हमसे बहुत आगे हैं और हमने सीमित संसाधन और डॉक्टरों की कम संख्या में बेहतर परफॉर्म कर लिया। ये इस पल पीठ थपथपाने के लिए तो काफी है, लेकिन हम इसी बात से संतोष तो नहीं कर सकते। आने वाले समय में हमें संसाधन भी बढ़ाने होंगे और हमें आने वाले समय में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ानी होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए हमारे करीब 700 डॉक्टर्स की भर्ती कर दी गई, 2000 की सैंक्शन मिल गई है जिसकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू कर रहे हैं। 12,000 जो एएनएम और हमारे जो ग्रेड नर्स सेकंड हैं उनकी भर्ती हो रही है। कोर्ट की बाध्यताओं की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया, जो लेने वाले हैं कि एमएलए लेड फंड का पैसा आने वाले 2 वर्ष के लिए केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है जो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान सरकार ने लिया है। ठीक है सुभाष गर्ग जी। हरीश चौधरी जी, आपने बातचीत के दौरान माना कि हाँ, पटवारियों पर ओवरबर्डन तो है। मेरा सवाल आपसे यह है, तो क्या इसमें यह संकेत नहीं छिपे कि आने वाले समय में इनकी ज्यादा भर्ती की जाए? हर राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है। उन सीमित संसाधनों को आने वाले समय के अंदर किन प्राथमिकता से हम लोग खर्च करें, ये हम लोगों के, ये महामारी के बाद एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर भी हमारे सामने आएगा। ये सरकारों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जो रेवेन्यू अर्निंग है वो रेवेन्यू अर्निंग के अंदर भी बहुत भारी गिरावट आ चुकी है और आने वाले समय के अंदर भी वो गिरावटें आएगी। तो किस जगह हम लोग प्राथमिकता में, किसी भी क्षेत्र को हम लोग इग्नोर नहीं करें, पर हमको प्राथमिकता ही तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल हम लोगों को बड़ी संख्या के अंदर भर्ती कराकर और हर क्षेत्र को मजबूत हरीश जी, आपने खुद कहा भारी गिरावट आई है, राजस्व की आपने बात की। अब देखिए, राजस्व विभाग का तो जो पूरा अमला है वो कोरोना से जंग में जुटा हुआ है। भू राजस्व से जुड़े जो कार्यालय हैं वो तो बंद पड़े, वहां ताले लगे हैं। राजस्व को लगभग कितना नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई को लेकर क्या कोई प्लानिंग साइड बाय साइड चल रही है? देखो, ये हम लोगों के जो एक सोच है पूरे देश और दुनिया के अंदर, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता। हम लोगों को एक गलत, एक मिथ्य सोच है कि जो बड़ा क्लास है, अपर क्लास है, वही विकास के अंदर योगदान देता है और उन्हीं के कारण ही राजस्व की हम लोगों को अर्निंग मिलती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर पूरा मीडिया के अंदर और सब समाज के अंदर ये चर्चा चल रही है कि फेसबुक जो रिलायंस के जियो के अंदर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी करी है, पर वो व्यवस्था, जो पैसा वो आ कहां से रहा है, वो आ कहां से रहा है, वो मजदूरों से आएगा। जो अर्निंग चाहे उस फेसबुक के अंदर डाटा का जो भी राजस्व है वो आएगा कहां से? बहुत सामान्य आम लोगों के वहां से आएगा, मजदूरों से आएगा, किसानों से आएगा। इस अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर कोई करता है तो मजदूर और किसान और आम नागरिक करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग प्राथमिकता से देखें। आज सरकारों ने परमिशन दी हुई है, परमिशन देने के बावजूद भी 90% तक जो फैक्ट्रियां वो चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि आज मजदूर उन फैक्ट्रियों में नहीं आ रहे। उनको विश्वास में लेकर उनको हम लोग देश के विकास में कैसे शामिल करें, ये हम लोगों के सामने आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। एक चुनौती और होगी राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी, जो कि तय है कि बढ़ेगी। हरीश जी, फिर जल्दी से उनका निस्तारण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? राजस्व प्रकरण की पेंडेंसी पहले ही हम लोगों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति के अंदर है और ये राजस्व प्रकरण है, इनकी पेंडेंसी इन दिनों के अंदर संख्या बढ़ेगी भी। बिल्कुल ये बात सही है, पर राजस्व विभाग की जो पहले भी प्राथमिकता थी कि वो पेंडेंसी हम लोग कम करें। पिछले 1 साल के अंदर वो पेंडेंसी कम हुई है, वो रफ्तार पिछले 2 महीनों से में थमी है, तो हम लोगों को उसके अंदर और अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, भंवर सिंह भाटी जी,
आप ई कंटेंट की बात कर रहे थे और आप ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन परीक्षाओं की चुनौतियों पर भी बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जो भी ई कंटेंट तैयार किया गया है उसका 100% सदुपयोग तो तभी माना जाएगा जब वो वांछित वर्ग के एक एक व्यक्ति, एक एक छात्र तक पहुंच जाए। लेकिन हम भी जानते हैं कि वैसी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो है नहीं, तो कितना सदुपयोग मानते हैं आप? और दूसरा ये कि रेडियो या फिर टेलीविजन का इस्तेमाल कब से शुरू हो सकता है क्लासेस के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के जो करीब 290 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमने ई कंटेंट्स के माध्यम से मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तैयार करवा के, या हमारे जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं उनके द्वारा व्याख्यान तैयार करवा के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। करीब 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं और 3 लाख विद्यार्थियों तक, आज से 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं तो 3 लाख विद्यार्थियों तक ये आंकड़े पहुंचे हैं। तो ये आज इन परिस्थितियों में जो एक आवश्यकता महसूस हुई है कि विद्यार्थी अपने घर पर बैठ करके हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा का लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है, विद्यार्थी जुड़े भी हैं। और जो बात आपने कही है कि शिक्षा का जो प्रसार है वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे, हाँ, तो उसके लिए भी आगामी समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को ऑनलाइन किस प्रकार से जोड़ सकें। और जो दूरदर्शन की और रेडियो की आपने बात कही है, तो दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से जो विद्यार्थियों तक, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और टीवी हर घर तक आज पहुंचा हुआ है। तो हमने हमारे जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं इससे संबंधित टेलीकम्युनिकेशन के, नहीं एक्चुअली भवर सिंह भाटी जी होता ये देखिए अभी हम जिन तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली लगभग वन साइडेड है। ई कंटेंट भी है तो बच्चे उसे देख रहे हैं, मन में उठने वाले सवालों के जवाब नहीं पा रहे हैं। एक 2 वे कम्युनिकेशन की स्थिति किस तरह बन सकती है? दूसरा ये कि मान लीजिए नए शैक्षणिक सत्र में देरी होती है तो फिर क्या किया जाएगा? क्या सुझाव मिल रहे हैं? जैसे छात्र संघ चुनाव तो अब होंगे या नहीं होंगे कहा नहीं जा सकता, तो किस तरह के सुझाव हैं? देखिए, हमारा जो शैक्षणिक सत्र है, वैसे पिछला जो सत्र है 2019-20 का वो पूरा हो चुका है। विद्यार्थी एग्जाम्स दे रहे थे, आधे से ज्यादा एग्जाम हो भी गए थे। तो सबसे पहले तो हमारा मेन जो टारगेट लक्ष्य हमारा रहेगा कि हम विद्यार्थियों के शेष रही हुई परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से करें और उनका आयोजन करवाने के पश्चात शीघ्र मूल्यांकन करवा सकें। ठीक है। और हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ये है कि अगला हमारा जो 20-21 का शैक्षणिक सत्र है आगामी, उसको भी जैसे हम जुलाई में शुरू करते हैं, 1 जुलाई से शुरू करते हैं, तो उसको हम ज्यादा डिले नहीं हो और उस शैक्षणिक सत्र को भी हम समय पर शुरू कर सकें, उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। पर ये तमाम बातें शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या सक्सेस का मंत्र है और आगामी दिनों में किस तरह से प्रयास आगे बढ़ाए जाएंगे प्रदेश सरकार की ओर से, ये बातें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।